थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। चलो, डिमांड क्या होता है? Goods are demanded because they have the capacity to satisfy our wants, but every want cannot be called a demand. डिमांड जो है उसको डिजायर सिर्फ नहीं बोल सकते। डिमांड की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? भूल ही गए हो क्या बिल्कुल? एबिलिटी एंड विलिंगनेस, विलिंगनेस एंड एबिलिटी एट ए गिवन प्राइस। हाँ हाँ, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। डिजायर, वांट, डिमांड, ये सब अपन लोग आम जिंदगी में तो ऐसे ही यूज कर लेते हैं कि हाँ वांट डिजायर एक ही बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिजायर, वांट, डिमांड तीनों अलग अलग चीजें हैं। डिजायर ऐसी चीजें भी हम कर सकते हैं जो कि हमारी दम नहीं है, क्षमता नहीं है, समझ में आ रहा है। बट डिमांड का मतलब ये है कि आपके पास पैसे भी है, समझ में आ रहा है। डिमांड का मतलब पैसे भी है और इच्छा भी है उस पर्टिकुलर चीज को लेने की, उसी को क्या बोलते हैं? डिमांड, ठीक है। चलो, फिर क्या है? तो डिजायर मतलब सिर्फ विश कि हाँ यार कोई चीज अपने पास हो। वांट वो डिजायर है जो कि किससे बैक हो रही है? एबिलिटी और विलिंगनेस से। और डिमांड जो है वो इट्स एन एक्सटेंशन टू वांट, मतलब वांट ही है वो, बट इसमें दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन से? तो इसमें देखो क्या है, एग्जांपल दिया, डिजायर मीन्स मेयर विश, ठीक है, कि कोई कार खरीदना है, 200 रुपए जेब में लेकिन कार खरीदना है, तो वो सिर्फ एक डिजायर है, ठीक है। वांट एक ऐसी डिजायर है जिसमें कि एबिलिटी और विलिंगनेस भी है ना। हर डिजायर वांट नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि एबिलिटी नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। अ डिजायर कैन बिकम वांट इफ द पर्सन इज इन पोजीशन टू अफोर्ड इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी लॉटरी लग गई और उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो कार खरीद ले, तो देन इट बिकम्स अ डिमांड, ठीक है ना। पर विद रेफरेंस टू प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये दो फैक्टर और जोड़ दें तो वो जो वांट है वो क्या बन जाएगी? डिमांड। क्लियर है? तो डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस, ठीक है। डिमांड को हमेशा अपन किसके रेफरेंस में बताते हैं? प्राइस के। The demand for a commodity is always stated with reference to its price. With the change in price, quantity demanded may also change as more is demanded at lower price and less at higher price. Simple as प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा, ठीक है। बिना प्राइस के रेफरेंस के आप डिमांड को नहीं बता सकते। तो बोलो कि 10,000 कार खरीदी जाती है, अच्छा 1 लाख की हो जाए तो, समझ में आ रही है बात? और 50 लाख की हो जाए तो भाई ऑब्वियसली बात है, डिमांड तो हर चेंज होगी ना। तो इसलिए डिमांड हमेशा गिवन प्राइस में ही बताई जाती है, और डिमांड हमेशा टाइम पीरियड का बताया जाता है। मतलब जैसे अपन बोले कि भाई 10,000 गुड्स की डिमांड है, तो 10,000 क्या पूरे साल की बता रहे हो, इस हफ्ते की बता रहे हो, 1 महीने की बता रहे हो, कब की बता रहे हो? तो ये क्या हो गया, है ना, ये हो गया गिवन टाइम पीरियड, ठीक है। फिर जैसे रेनी सीजन में डिमांड अम्ब्रेला की बढ़ जाती है, सुंदर है, ये स्पेसिफिक टाइम है ना। तो अपन बात करें कि इस 1 महीने में बढ़ जाएगी। टू सम अप, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ। ये प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी? डिमांड की। ये है ऑफिशियल डेफिनेशन डिमांड की। व्हाट इज डिमांड आया तो ये 4 चीजें लिखनी पड़ेगी: विलिंगनेस, एबिलिटी, गिवन पीरियड ऑफ टाइम और गिवन प्राइस। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर द तो डिमांड वही, ये 4 चीजें है ना। तो विलिंगनेस, एबिलिटी, प्राइस और पीरियड ऑफ टाइम। विलिंगनेस है, दो क्वांटिटी है, ये विलिंगनेस होगा। क्लियर है? ठीक है ना। फिर डिमांड फॉर अ कमोडिटी में बी इधर विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल और एंटायर मार्केट। मतलब एंटायर मार्केट, जैसे कि कोलगेट है, एक व्यक्ति कितना खरीद रहा है और सारे लोग मिलकर के कोलगेट कितना खरीद रहे हैं, सारे लोग मिलकर के सारी चीजें कितनी खरीद रहे हैं, वो एग्रीगेट डिमांड है, जो मैक्रो का पार्ट है, जो अगले साल पढ़ोगे, इस साल पढ़ोगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो अ, ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड भी कवर होती है इसमें, और मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब उस एक प्रोडक्ट को सारे लोग मिलकर के कितना खरीद रहे हैं।
बेसिकली इंडिविजुअल डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट डिमांड एक्चुअली में प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोड्यूसर ये देखेगा कि भाई मार्केट में उसके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। पर अभी अपन लोग प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे हैं, वो प्रोडक्शन में देखेंगे। क्लियर है? ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब जो फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन अफेक्ट करता है? प्राइस। प्राइस चेंज होगी, डिमांड चेंज होगी। रिलेटेड गुड्स मतलब रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज होगी तो हमारी डिमांड चेंज हो जाएगी। रिलेटेड बोले तो सब्सिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। आ रहा है समझ? ठीक है ना। चाय पत्ती के प्राइस बढ़ते हैं तो चाय का जो मग है वो भी कम बिकेगा। आ रहा है समझ? क्लियर है? ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सिट्यूट क्या है? तुम्हारी बुक में घटिया सब्सिट्यूट दिए चाय और कॉफी, समझ में आ रहा है? ठीक है, जबकि होते नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अपना को बुक के साथ चलना है। चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी की प्राइस बढ़ेंगे तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, चाय के प्राइस कम होंगे तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। ये रिलेटेड रूट्स की बात कर रहे हैं अपन लोग। अरे समझ? चाय पत्ती की प्राइस बढ़ेगी तो चाय के मग की डिमांड कम हो जाएगी। अरे समझ? कॉम्प्लीमेंट्री का अलग है, तो रिलेटेड रूट्स। इनकम के साथ कैसे डिमांड एसोसिएटेड है? इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम कम होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। डिटेलिंग करेंगे तो और भी टाइप के गुड्स होते हैं, जैसे कि नेसेसिटी गुड्स। इनकम बढ़ेगी तो नेसेसिटी गुड्स उतनी नहीं बढ़ेगी उसकी डिमांड। अरे दूसरा, इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी गुड्स की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। फिर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। उल्टा, समझ में आ रही है बात? इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग सुपीरियर गुड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या होता है? लोगों की देखा देखी गुड्स खरीदे जाते हैं, सारे गुड्स ऐसे खरीदे जाते हैं मैक्सिमम, समझ में आ रहा है? और कुछ क्या होते हैं? प्रेस्टीज वैल्यू के लिए खरीदे जाते हैं कि अरे देखो मेरे पास कितनी बड़ी कार है, अरे समझ, देखो मेरे पास हीरे का हार है, जो भी है वटेवर। समझ में आ रहा है? प्रेस्टीज गुड्स जो है वो इस तरीके के होते हैं। तो क्या वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। अरे समझ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो सीधे सीधे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। कोई चीज अगर फैशन में है तो वो ज्यादा बिकेगी, फैशन में नहीं है तो कम बिकेगी। फिर एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, तो अभी डिमांड का क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो अभी डिमांड, ठीक है ना? तो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर जब सिर्फ प्राइस से बोलते हैं ना, तो डिमांड ना बोल करके अपन लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। इट मींस एज द प्राइस इंक्रीजेस the quantity demanded falls due to decrease in the satisfaction level of the consumers. For example, if the price of the given commodity increases, चाय की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना। फिर इसको बोलते कैसे हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। जो फैक्टर अफेक्ट करता है उसके फंक्शन, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है क्या? जिसका फंक्शन अपन देख रहे हैं, जो डिमांड है। तो डिमांड का फंक्शन क्या है? तो डिमांड किसके कारण चेंज होती है? तो वही उसका फंक्शन है। क्या है डिमांड का फंक्शन? प्राइस। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम। आ रहा है समझ में? ठीक है। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ेगी, अपनी डिमांड बढ़ेगी। सब्सिट्यूट की प्राइस कम होगी, अपनी डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम होगी, अपनी प्राइस, अपनी डिमांड। कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस कम होगी, हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारी प्राइस बढ़ेगी, हमारे सब्सिट्यूट की डिमांड अच्छा सही तो बोल रही थी, जो बोला सुनाई दिया ना। हमारी प्राइस बढ़ेगी तो सब्सिट्यूट की डिमांड का क्या होगा? हमारी प्राइस बढ़ेगी। हाँ हाँ, मतलब वो ऑब्वियस नहीं है क्या? है? हाँ। फिर समझ गए हो? ठीक है। तो रिलेटेड टाइप गुड्स दो टाइप के होते हैं। सब्स्टिट्यूट कौन कौन से होंगे? जो एक दूसरे की जगह यूज होते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ चल रहे हैं। आ रहा है समझ में? मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, है ना, चाय और चाय पत्ती, केतली चाय, जो भी है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, चाय और कॉफी, है ना, और सब्स्टिट्यूट में मैकडी का बर्गर, बर्गर किंग का, बर्गर किंग है अपने, नहीं है ना, नहीं, कुछ नहीं है ना, चलो। हाँ, सब्स्टिट्यूट गुड की अगर मान लो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी विल राइज, क्योंकि चाय क्या बन जाएगी, चीपर, ठीक है, कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चाय और शक्कर, ठीक है, शक्कर की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, किसी को कोई डाउट है, बचा है तो बता दो, नहीं तो फिर अपन लोग पास करते हैं, है ना, क्लियर है नहीं। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हैं। इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, आ रहा है समझ में? फिर नॉर्मल गुड है तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इंफीरियर है तो इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। सब लोग बोल पा रहे हैं ना, ठीक है, चलो, है ना, ये वही है, उसका एग्जाम्पल है। तो इंफीरियर गुड्स का लॉजिकल एनालिसिस ये है कि एक्चुअली में कोई भी चीज इंफीरियर नहीं है, जिसका भी अपग्रेडेड वर्जन अवेलेबल है वो इंफीरियर, समझ में आ रहा है? मतलब फरारी भी इंफीरियर है अगर रोल्स रॉयस उससे सुपीरियर है तो, समझ में आ रही है बात, क्लियर है? तो बाजरा इज ए नॉर्मल कमोडिटी फॉर अ रिच पर्सन, ठीक है ना, खैर, है ना। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस, ये तो कर लिया, इसमें कुछ है नहीं। फैशन वैशन अगर में आ जाती है कोई चीज तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीज के कारण डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। फैशन में तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर कोई आउटडेट हो गई चीज तो डिमांड कम। एक्सपेक्टेशन का अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगी तो अभी डिमांड बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेड प्राइस कम होने वाली है, अपनी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा किसके रेफरेंस पे यूज होता है, प्राइस। हमने जो खूब सारे फैक्टर पढ़े उनमें पहला फैक्टर जो है वो प्राइस था, उसको चेंज करने से जो चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज। बाकी सारे फैक्टर्स में जो भी चेंज आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में शिफ्ट हो जाता है सप्लाई डिमांड कर, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में एक ही कर्व में अपन अलग अलग पॉइंट में जा सकते हैं, क्लियर है। चेंज इन व्हेनेवर डिमांड फॉर अ कमोडिटी is changes due to change in its price, then it is change in quantity demand. फॉर एग्जाम्पल पेप्सी की डिमांड चेंज होगी क्योंकि पेप्सी की प्राइस बढ़ी, तो वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड, प्राइस को छोड़कर के दूसरे किसी भी फैक्टर में कोई भी चेंज आया जिसके कारण डिमांड में चेंज आ रहा है तो अपन क्या बोल रहे हैं, डिमांड में चेंज, क्लियर है। तो जैसे मान लो कि कोक की प्राइस बढ़ने के कारण पेप्सी की डिमांड में चेंज आया तो दिस इज व्हाट, चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। कोक की प्राइस बढ़ रही है ना, पेप्सी की खुद की प्राइस से जो चेंज आ रहा है वो क्वांटिटी डिमांड में, बट पेप्सी की डिमांड में चेंज आ रहा है दूसरे की प्राइस से, तो वो क्या है, अदर फैक्टर है, समझ में आ रहा है? सिर्फ उस प्रोडक्ट की प्राइस के कारण जो आ रहा है वो क्वांटिटी डिमांडेड है, तो है ना, ये है। तो लोग आइसक्रीम ज्यादा खरीद रहे हैं समर में, ड्यूरिंग विंटर, ये क्या है, हाँ, सुन के नहीं, खुद से बोलो, ठीक है। कंज्यूमर इनकम फॉल्स, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स परचेज डिक्लाइन, बताओ। अरे हाँ, किससे मिलना है, कहाँ आ गए हैं, टाइम हम पता है कि नहीं पता है, हैं? तो फिर ओके, कितने साल का भाई तुम्हारा, मेरा बच्चा भी 5 साल का है ना, तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड। अरे भाई, हाँ, उससे ज्यादा घर की चिंता है,
अच्छा हाँ, तुम लोग तो मिले हो। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, चलो सेकंड वाला बताओ। चेंज इन डिमांड, है ना। एक ऐसी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। देखो जैसे तुम लोग, है ना, मेरे बच्चे की तारीफ कर रहे हो, तो मुझे, मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसा मैं सोचता हूँ तुम लोग के लिए, कि अगर तुम लोग की तारीफ होगी तो तुम लोग के पेरेंट्स को कितना अच्छा लगेगा, भले ही वो बोले ना। तुम समझो, वो घर में है, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, और वो अभी इतने बड़े नहीं है कि मतलब इतना वैसे समझे कि मैं कितना खुश हो रहा हूँ या जो भी, आ रहा है समझ। और थोड़े बड़े होंगे तो ऑब्वियसली बात है, कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा आ ही जाता है। बट आई एम डेड श्योर कि अगर तुम लोग अच्छा करोगे तो पेरेंट्स को सही में बहुत अच्छा लगेगा, भले ही वो बोले या ना बोले। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब आई नो वेरियस पीपल, मतलब हमसे 20-25 साल बड़ा हूँ मैं लगभग। समझ में आ रहा है, तो मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, मतलब सब लोग जो है ना, उनको बच्चों की एक तो चिंता रहती है, दूसरा अगर बच्चे कुछ भी अच्छा करते हैं ना, थोड़ा बहुत भी, तो पता नहीं बहुत अलग लेवल से खुशी मिलती है। ठीक है, ये बात तुम लोग के लिए समझ पाना बहुत मुश्किल है। मैं तुम लोग को बता इसलिए रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अ, जब हम छोटे होते हैं ना, तब हमको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है। समझ में आ रहा है, मतलब अगर कभी ऐसा लगे ना कि अरे यार, मेरी लाइफ कुछ बुरा होगा तो फिर मेरे ही, मैं ही जिम्मेदार हूं ना इसके लिए, मेरे ही पे असर पड़ रहा है, तो याद रखना सिर्फ तुम पे असर नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स पे जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो कभी अगर लगे जीवन में कि भैया अपने लिए नहीं करना है कोई चीज, समझ में आ रहा है, तो पेरेंट्स के लिए कर लेना। समझ में आ रहा है, जब नॉर्मल जब सिनेरियो रहता है तब तो अपन लोग अपने लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लाइफ में टाइम आ जाता है बहुत बार, ठीक है, जिसमें कि अपने को लगता है कि अरे क्या करना है ये वो। समझ में आ रहा है, उस समय कोई मोटिवेशन नहीं रहता है या जो भी, अभी बहुत जिंदगी देखनी है ना तुम लोग को, ठीक है। तो एक तो मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, समझ में आ रहा है, कभी भी ऐसा लगे तो। ठीक है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी क्या है कि अभी अभी तो 12th में आओगे, अभी तो पता नहीं, आजकल तो 11th 12th में ही बहुत ही बड़े हो जाते हैं आजकल बच्चे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बहुत जिंदगी देखनी है तुम्हें अभी। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत है, मैं सच बता रहा हूँ, हमको भी लगता था स्कूल में, उसके बाद फिर और दुनिया देखते हैं तो और बहुत सारी चीजें होती। खैर, मैं बोर नहीं करना चाहता तुमको, लेकिन ये बहुत ही जरूरी चीज है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता होनी चाहिए और कोई बताता भी नहीं। ठीक है ना। तो ऐसी जनरल कभी गाइडेंस के लिए लगे तो पूछ लेना, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ तुम लोग को। खैर, वापस आते हैं, थर्ड वाला बताओ। आह, वाह। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं, मेरी कोई बात नहीं सुनी, इसे वेट कर रहा है इतना। ओए, 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 कभी कभी दया आ जाती है, कभी गुस्सा आता है। चलो छोड़ो, फोर्थ वाला बताओ। क्या? फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अरे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट, देखो जो चीजें इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती हैं, वही चीजें मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करती हैं, बस मार्केट डिमांड के लिए दो चार चीजें और होती हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए क्या चीजों के कारण फर्क आता है, ठीक है, प्राइस के कारण, इनकम के कारण, ऐसी बड़ी सारी चीजों के कारण एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपनी डिमांड जो है वो बढ़ाता है या घटाता है। मार्केट भी, मार्केट क्या है, सारे इंडिविजुअल्स का टोटल है ना। लेकिन मार्केट में क्या होता है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा काम करती है। अब जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ गई तो इंडिविजुअल डिमांड पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है, बट मार्केट डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है,
अब इसमें सीजन फैक्टर जो है ना वो तुम्हारी बुक में मार्केट डिमांड दिया, मेरे हिसाब से उसमें इंडिविजुअल डिमांड में भी फर्क पड़ता है, लेकिन ठीक है अब उसमें दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तुम लोग को बुक के साथ लेना, स्कूल के टीचर तुम्हारे गलत कर देते हैं, उसका कुछ हो नहीं सकता। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन, वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आ रहा है समझ में? ये 3 एडिशनल फैक्टर हैं, याद रखो। कहीं ये नहीं कि मार्केट डिमांड के चेंज करने वाले फैक्टर है तो बस ये 3 लिख करके आए। सब चीजों से मार्केट डिमांड पे फर्क पड़ता है, हर चीज, हर उस चीज से जिससे इंडिविजुअल डिमांड पे फर्क पड़ता है उससे मार्केट डिमांड पे भी फर्क पड़ता है। ये 3 एडिशनल है। क्लियर है? तो जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई, ऑब्वियस बात है डिमांड बढ़ जाएगी। और ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन अगर चेंज हुआ, जैसे किसी किसी कंट्री में बूढ़े लोग ज्यादा हैं, किसी किसी कंट्री में बच्चे ज्यादा हैं, इससे फर्क पड़ता है ओवरऑल पॉपुलेशन पे। क्लियर है ये? ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ मार्केट डिमांड, मार्केट में ज्यादातर पॉपुलेशन मान लो कि गर्ल्स की है ना, वैसे तो होने नहीं देते, ठीक है ना, बड़ी कम है ना, तो खैर फिर वो सोशल इशू आ जाएंगे ना, ठीक है छोड़ो। ठीक है, एक्चुअली ना कोई भी चीज में सुनता हूँ ना तो ऐसी बम्बार्डिंग लग जाती है ना इन्फॉर्मेशन, में मैं बता नहीं सकता हूँ। समझ में ऐसा लगता है कि मैं क्या क्या ना बता दूं तुम लोगों को, लेकिन चलो लेट्स स्टिक विद द कोर्स। ठीक है ठीक है चलो। तो फॉर एग्जाम्पल इफ मार्केट हैज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन, तो ऑब्वियसली बात है ना, जो वुमेन यूज के आर्टिकल हैं वो ज्यादा बिकने लग जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, सीजन और वेदर से फर्क पड़ता है, ये मार्केट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, गर्मी आई तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकेगी, ठंडा हीटर ज्यादा बिकेंगे। क्लियर है? तो ये देखो है ना, वूलन क्लोथ्स जो है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और रेनी सीजन में ये रेनकोट वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है ना, ये मैक्रो लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर ओवरऑल नेशनल लेवल पर इनकम इनइक्वालिटी ज्यादा है, कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, तो दिक्कत क्या होती है कि डिमांड उतनी प्रॉपरली नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की। क्योंकि कोई भी अमीर व्यक्ति, मान लो कि 10 लोग हैं मीडियम इनकम वाले, तो 10 जो हैं वो काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ठीक है, पर अगर मान लो एक व्यक्ति के पास 10 लोगों में जितनी इनकम है और 9 लोगों के पास बेसिक इनकम है, तो 9 लोग सिर्फ नीड की चीजें खरीद रहे होंगे, और जो 10वां बंदा है वो भी अपनी लग्जरी और सब चीजें खरीदेगा, लेकिन वो 10 लोगों के बराबर नहीं खरीद रहा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कोई भी कंफर्टेबल 10 सोफे थोड़ी ना खरीद ले, वो एक खरीदेगा लग्जरी सोफा, ज्यादा से ज्यादा 2। समझ में आ रहा है? लेकिन 10 के पास इनकम होगी तो 10 सोफे की डिमांड होगी। आप पॉइंट समझ रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इक्वल होगा तो डिमांड विल बी मोर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर इनइक्वल होगा तो डिमांड विल बी लेस। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। डिटर्मिनेंट्स मींस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये देख लो मार्केट डिमांड में है ना, सिर्फ वो 3 मत समझना, सारे के सारे। क्लियर? डिमांड फंक्शन, फंक्शन मतलब कि डिमांड किस चीज से डिमांड में चेंज आता है, तो वो जो फैक्टर है ये जो यही तो है डिमांड के फंक्शन। डिमांड का फंक्शन क्या है? प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन, है ना। और मार्केट डिमांड के फंक्शन में पूरे 8 लिख लोगे। क्लियर है ये? ठीक है ना। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड और उसके जो फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? ये दिखने में फॉर्मूला जैसा है लेकिन है बहुत कचरा सा। ठीक है, मैथमेटिकली एक्सप्रेस चाहिए। जिन लोगों ने, कितने लोगों ने मैथ्स की हुई है ना, तो मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं इसको। बाकी है कुछ नहीं है, डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पीआर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, वाई मीन्स इनकम, टी मीन्स टेस्ट, एफ मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ठीक है, चलो क्लियर है ये? डिमांड फंक्शन इज जस्ट अ शॉर्ट एंड वे ऑफ सेइंग कि भाई डिमांड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी और उसके फंक्शन, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो है वो राइट हैंड साइड रहेंगे। ठीक है, तो मार्केट डिमांड इज अफेक्टेड बाय ऑल द फैक्टर्स इफेक्टेड। जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करती है वो सारी चीजें मार्केट को अफेक्ट करती है। मार्केट को अफेक्ट करने वाले 2-3 और हैं, पॉपुलेशन, सीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो उसी चीज का रिवीजन। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड हो गई। शेड्यूल किसको बोलते हैं? ये ऐसा टेबल सा बना दो तो ये क्या हो जाता है? शेड्यूल। ये इंडिविजुअल का है कि इंडिविजुअल की डिमांड कितनी प्राइस में क्या रहती है, इसमें सारे कंज्यूमर का जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। आ रहा है सर? तो ये 2 लोगों का हो गया। अब ये 2 लोगों का है मार्केट, 50 लोगों का प्रैक्टिकली तो 1000 लोगों का होता है, लाखों लोगों का होता है। अरे ऐसे एक एक का नहीं बनाते वो, फिर वो और ग्रुपिंग होने लग जाती है सिटी वाइज, प्रैक्टिकली बहुत अलग चलता है। क्लियर है ना?
तो मार्केट डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड के टोटल से बनता है। क्लियर है? ये डिमांड का शेड्यूल हमको बताता है अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। ये जो पूरा का पूरा शेड्यूल है ये बोलते हैं डिमांड है, और एक एक इंडिविजुअल प्राइस पे कितनी जो है ना उसको बोलते हैं एक एक इंडिविजुअल प्राइस पे क्वांटिटी डिमांड। पूरा जो टेबल देख रहे हो ये टेबल पूरा का पूरा क्या बोलोगे उसको, ये है डिमांड, और एक एक लाइन जो है वो क्या है, क्वांटिटी डिमांड। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांड, ठीक है ना? सेम बात है, क्वांटिटी डिमांडेड मतलब प्राइस में चेंज आने से जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। अदर किसी भी फैक्टर्स में चेंज आने से क्या बोलते हैं उसको, डिमांड में चेंज। क्या क्या है वो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, वो मार्केट का है लेकिन ठीक है ना, सीजन और वो सब। क्लियर है? क्वांटिटी डिमांडेड, अगर मान लो प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, अगर है ना उसको ग्राफ में देखते हो। ठीक है? तो डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेरियस कमोडिटीज, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो कि डिमांड करेंगे अलग अलग प्राइस पे, वो सारे पॉइंट्स जो कि प्राइस और क्वांटिटी को मैच करते हैं। अरे समझ, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, डिमांड कर्व। अरे समझ? ठीक है? ये इनवर्स रिलेशन बताता है कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। इसका उल्टा वैलिड नहीं है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस कम नहीं होती, याद रखना। हम लोग डिमांड पे इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए प्राइस चेंज करके डिमांड पे इफेक्ट देखना है इस चैप्टर में। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस वाला जो चैप्टर है वो अलग है, समझ में आ रही है बात? उसमें डिमांड चेंज करके अपन किसमें इफेक्ट देखते हैं, प्राइस। किसी भी कमोडिटी का कर सकते हो, टेबल भी बना सकते हो, उसी टेबल से क्या बना सकते हो, ग्राफ। क्लियर है? तो डिमांड शेड्यूल की तरह डिमांड कर्व भी होते हैं, कैन ऑल्सो बी ड्रॉन बोथ फॉर इंडिविजुअल एंड एंटायर मार्केट। तो डिमांड कर्व दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड कर्व ये देखो, ठीक है? ये क्या बता रहा है, ये शेड्यूल है, ये कर्व। ये कर्व एक्चुअली में ना दो पॉइंट की ज्वाइनिंग का वो बताता है बस। ठीक है? यानी कि ये देखो, ये थोड़ा तिरछा बन गया है ना। ये एक्चुअली में ना ये बता रहा है कि देखो, 3 की प्राइस पे 3 की डिमांड है, 4 की प्राइस पे 2 की डिमांड है। समझ में आ रहा है? तो हमने ग्राफ से, ग्राफ में हमने एक्स और वाई ही बनाए, उसके पॉइंट्स दोनों पकड़ के कि कितनी प्राइस में कितनी डिमांड रहती है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक पॉइंट पकड़ा, ऐसे ही दूसरा पॉइंट पकड़ा, उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया तो ग्राफ बना। ग्राफ का कंस्ट्रक्शन समझ रहे हो आप, कि ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? ये लाइन नहीं बन रही है, ये लाइन लास्ट में बन रही है। समझ में आ रहा है? क्या बन क्या रहे हैं, हम सिर्फ बनाते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपकी डिमांड हो गई और वाई एक्सिस में आपकी प्राइस हो गई। आप कोई भी एक प्राइस पकड़ो और टेबल में देखो कि उसकी डिमांड क्या है, तो नीचे वाई एक्सिस में आप क्या पकड़ो, उसकी डिमांड, दोनों से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन। वो लाइन जहां पर ज्वाइन होगी वो होता है पॉइंट, जिसको आप मार्क कर लेते हो। इस तरीके से अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड आप निकालते हो, और प्राइस, समझ में रहा है, उन सारे पॉइंट्स को आप बना देते हो। यानी एक्चुअली ग्राफ में सिर्फ एक्स और वाई एक्सेस बनते हैं और पॉइंट्स बनते हैं, फिर उन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं तो उस लाइन को क्या कहते हैं अपन लोग, ग्राफ। पॉइंट समझ गया? क्लियर है ना? तो ऐसा मत करना कि पहले लाइन बना दी फिर ढूंढ रहे कहाँ क्या है, ये सब नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ। तो इंडिविजुअल डिमांड हो गई है ना? ठीक है? इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर। क्लियर है? ठीक है? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। ठीक है ना? मार्केट डिमांड कर्व ये पूरे मार्केट की डिमांड बताता है। सेम कर्व वैसे ही बनेगा, शेड्यूल भी वैसे ही बनेगा, बस शेड्यूल में नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ी हुई दिखी। देखो इसमें जैसे 2 लोगों का ज्वाइन कर दे रहे हैं, पहले 5 की प्राइस में हाउस होल्ड A1 डिमांड कर रहा था, हाउस होल्ड B 2 डिमांड कर रहा है, तो बेसिकली मार्केट डिमांड क्या है, 3। यहाँ तो हजारों लोगों का हो सकता है, ये एक एग्जाम्पल है बस कि देखो 2 लोगों का मार्केट है। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये देखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व बने हुए हैं, और उन दोनों को ऐड करके जो तीसरा बनाया हुआ है दैट इज मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट होता है, आ रहा है समझ? मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा क्या होता है बेटा, फ्लैट। आ रहा है समझ? फ्लैट, अगर मैं इलास्टिसिटी के टर्म में बोलूं तो इसकी इलास्टिसिटी
ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि मार्केट के पॉइंट ऑफ से अगर करोगे तो प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी। इंडिविजुअल की डिमांड पे उतना इलास्टिक फर्क नहीं आता, उतना ज्यादा फर्क नहीं आता है। क्लियर है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। तो मार्केट डिमांड कर जो है वो भी इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? ठीक है ना। तो मार्केट डिमांड कर फ्लैटर होता है, ठीक है। और फ्लैटर का उल्टा क्या होता है? स्टीपर। समझ में आ रहा है? तो इंडिविजुअल डिमांड का इसके मुकाबले होता है। बाकी फ्लैटर और स्टीपर बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर? इलास्टिसिटी में। क्लियर है ना। स्लोप ऑफ डिमांड कर स्लोप ऑफ डिमांड कर क्या बताता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। आ रहा है समझ? तो प्राइस का चेंज अपॉन क्वांटिटी का चेंज। समझ में आ रहा है? ये स्लोप है, ये ढलान है जिसको कि ये बता रहा है। आ रहा है समझ में? सेम वही स्लोप, ये स्लोप जो एमआरएस था वो भी स्लोप था। समझ में आ रहा है? जो पीएक्स बाय पीएफ था बजट लाइन का, वो भी क्या था? स्लोप। आ रहा है समझ में? स्लोप तब बनता है जब एक्स और वाई एक्सिस में एक कम हो दूसरा बढ़े। समझ में आ रहा है? तो स्लोप बनता है। क्लियर है? ये स्लोप पॉजिटिव भी बन सकता है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, पर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो ये स्लोप कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है। फिर क्या है? इनवर्स रिलेशन के कारण क्या होता है? इट स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस रखोगे, वो इलास्टिसिटी का है। आंसर पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि कोई एक चीज तो नेगेटिव में होगी, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो पूरा फ्रैक्शन बेसिकली वैल्यू तो नेगेटिव में ही आएगी ना। क्लियर है? ये फ्लैटनेस या स्टीपनेस बताता है स्लोप ऑफ डिमांड कर। बाकी ये फ्लैटनेस और स्टीपनेस बेसिकली क्या है? इलास्टिसिटी। आ रहा है समझ में? कि प्राइस में थोड़े से चेंज से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। क्या है? क्लियर है? ठीक है ना। तो देखो, स्लोप कैसे निकालोगे? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। आ रहा है समझ में? ये इससे क्या पता लगेगा आपको? स्लोप। समझ में आ रहा है? चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ये फॉर्मूला याद रख लेना स्लोप के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। सिर्फ प्राइस से बना रहे हैं और उसी प्रोडक्ट के प्राइस से, उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। तो ये बिहेवियर जो है ये क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस का मतलब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या है? सेट्रिस पेरिबस। आ रहा है समझ में? लैटिन भाषा ग्रीक वगैरह से लेकर के आए हैं। तो दिस लॉ इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, लॉ ऑफ डिमांड जो है। ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस से बन रहा है, तो प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? जब बाकी सब कांस्टेंट रहेगा, जो दूसरे फैक्टर्स थे ना प्राइस को अफेक्ट करने वाले, वो सब चुप रहेंगे, तभी क्या होगा? प्राइस से डिमांड अफेक्ट होगी। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी अगर इनकम वही की वही रही। समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़ी, इनकम भी बढ़ गई, तो डिमांड भी उतनी ही रही। तो फिर बेसिकली हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे होंगे कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड तभी वर्क करेगा जब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहें, चुप रहें, उनमें कोई चेंज ना आए। आ रहा है समझ में? वो क्या है? प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, और कोई फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज ना हो और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस चेंज ना हो। अगर ये सब कांस्टेंट नहीं रहे तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। ये काम नहीं करेगा अगर कोई भी असम्पशन मिल गया। तो असम्पशन क्या है? ये सारी चीजों में कोई चेंज नहीं है, ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, तब जाकर के क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है? अगेन वही चीज हम कर रहे हैं कि देखो अलग अलग प्राइस पे डिमांड क्या है।
आप इसमें नोटिस करोगे कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है, अरे यार देखो नहीं पढ़ना, बाहर टहल के आ जा, सीरियसली बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब मत कर, ठीक है? तो कितनी भी धीरे बात कर ले, इतना शांत है ना यहाँ पर, ये पूरा वॉल्स से पूरा पैक है, समझ में आ रहा है? थोड़ी सी भी आवाज करोगे ना तो पूरी गूंज जाएगी, समझ रही हो? है उन्नाती, ठीक है? हाँ, चलो, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो ये वाला शेड्यूल देख लो, इसमें आपको समझ में आएगा प्राइस में जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? इसको उल्टा देखो, तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है। क्लियर है ना? ये इसी का ग्राफ बना हुआ है, ये बताता है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है? क्यों दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट क्यों रखेंगे? दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो जैसे मैंने आपको इनकम का चेंज बताया, है ना? लॉ ऑफ डिमांड को वर्क करने के लिए प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड का कम होना जरूरी है, इनकम बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ने पर भी शायद डिमांड कम ना हो। दूसरे फैक्टर देख लो, रिलेटेड प्रोडक्ट, प्राइस बढ़ी लेकिन सब्सिट्यूट की प्राइस भी बढ़ गई, तो फिर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड उतनी कम हुई नहीं। समझ में आ रहा है? और फैक्टर ले लो कि भाई प्राइस बढ़ी लेकिन एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में और बढ़ेगी, तो पता चला प्राइस बढ़ी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन है प्राइस और बढ़ने की। कोरोना में हुआ भी था ऐसे, आ रहा है समझ में? तो ऐसे कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता जाएगा तो प्राइस और डिमांड का वो रिलेशन काम नहीं करेगा, जो कि लॉ ऑफ डिमांड में बताया गया है। लॉ ऑफ डिमांड बताता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा अगर कोई भी और फैक्टर चेंज हो गया तो। क्लियर है? ठीक है? तो सिंस हम लोग इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तो हर चीज कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो एकेडमिकली हमको एक एक चीज का इफेक्ट देखने के लिए, एक चीज का इफेक्ट देखना तो बाकी सबको क्या कर दो कांस्टेंट, कि सिर्फ इस चीज के कारण क्या चेंज आ रहा है। क्लियर है? तो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द सेपरेट इन्फ्लुएंस ऑफ वन फैक्टर, इट इज नेसेसरी दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। पॉसिबल ही क्यों नहीं है, हमेशा ही होता है। नॉर्मली तो यही होता है ना भाई, मैं तुमसे पूछूं किसी चीज के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या उसकी डिमांड कम होगी? तो फिर लॉ ऑफ डिमांड करता है ना प्रैक्टिकली वर्क, क्योंकि प्रैक्टिकली हर फैक्टर तो नहीं करेगा ना। तो सुनो, कुछ जगह करता है, तुम बोलो कुछ जगह नहीं करता, तुम ये बोलोगे कि काम ही नहीं करता, तो फिर उसका जवाब क्या दूंगा मैं? है ना? हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, आ रहा है समझ में? चेंज होती रहती है। फिर क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का क्या सीन है? सबसे पहली बात तो इनवर्स, इनवर्स तो होगा ही ना। इनवर्स यानी कि ऑपोजिट, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, यही तो है इनवर्स। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, यही तो है इनवर्स। क्लियर है ना? दूसरा, कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। इसका मतलब कि भाई प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, कितनी ये नहीं बता सकते, तो मतलब क्वांटिटी नहीं बता पा रहे ना। हाँ, तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन इज अ क्वालिटी। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या बताता है, क्वालिटेटिव। समझ में आ रहा है? क्वांटिटेटिव नहीं बताता। क्वांटिटेटिव कौन बताएगा? इलास्टिसिटी। क्लियर है? फिर नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो कि जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज डिमांड में आएगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं ना कि एकदम एग्जैक्टली exactly जितना चेंज प्राइस में आए उतना ही चेंज डिमांड में आए, वो तो डिपेंड करेगा किस पर, इलास्टिसिटी पर। समझ में आ रहा है कि प्राइस की चेंज से डिमांड में कितना चेंज आएगा, वो किस पे निर्भर करता है, इलास्टिसिटी पर। अभी क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताएगा कि एक फैक्टर के चेंज से दूसरे फैक्टर में कितना चेंज आएगा। क्लियर है? फिर ये वन साइडेड है। वन साइडेड मतलब प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे मत समझना। क्लियर है? तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं किस पर, डिमांड पर, क्योंकि डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे अलग होगा। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, समझ में आ रहा है? डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट है। पर ये इनवर्स, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे इनवर्स है, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे डायरेक्ट। क्लियर है? ठीक है ना? ये सब बता दिया मैंने तुमको कि क्वालिटेटिव है नॉट। ठीक है? फिर नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप और फिर वन साइडेड है। ठीक है ना? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस with fall in its price and vice versa, keeping other factors constant. This inverse relation between the price and demand as given by law of demand can be derived by, है ना,
इसको अपन कैसे देख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस की कंडीशन से एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से, जो कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्यों प्राइस बढ़ती है तो लोग क्यों नहीं खरीदते हैं? लोग खरीदते हैं यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस बढ़ने से उनकी यूटिलिटी कम हो जाती है, यूटिलिटी कम हो जाती है तो वो कम खरीदते हैं। आ रहा है समझ में? याद है सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता था? एमयू इक्वल्स टू प्राइस। तो प्राइस अगर कम होती थी तो वो और खरीद पाता था एमयू के लिए, और प्राइस अगर बढ़ी तो वो कम खरीद पाएगा, जितने खरीद पा रहा है उससे कम करना पड़ेगा उसको कंजम्पशन, अगर ये याद आ रहा हो तो। ठीक है ना? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी यही था। ठीक है ना? प्राइस के रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है। एमयू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एमयू ऑफ वाई अपॉन पी वाई। तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फिर वो चेंज हो जाएगा मामला। ठीक है ना? तो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस, ये सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम है। अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन, कंज्यूमर परचेजेस दैट मच क्वांटिटी ऑफ अ गुड जहां पर कि एमयू इक्वल्स टू प्राइस ना हो जाए। इसके पहले क्या रहता है? एमयू इक्वल्स टू प्राइस के पहले क्या रहता है? सही बोल रहे हो, क्या रहता है? सही। एमयू जो है इसके पहले क्या रहती है? ग्रेटर रहती है। और एमयू ग्रेटर रहती है तो क्या करते हैं हम? और कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करते हैं तो एमयू किसके बराबर आ जाती है? प्राइस के। क्लियर है ये? है ना? तो एमयू इज मोर देन प्राइस, तो क्या करेंगे हम? और कंज्यूम करेंगे। ठीक है? दूसरा वाला जो लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ, तुम लोग क्या आंखें कमजोर है। इट एनकरेजेस द कंज्यूमर टू बाय मोर। आ रहा है समझ में? ठीक है? इट शोज दैट व्हेन प्राइस ऑफ द गुड फॉल्स इट्स डिमांड राइजेस, द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर यूनिट्स अंटिल एमयू बिकम्स प्राइस। ठीक है? तो ये शो करता है कि भैया जब डिमांड बढ़ती है, सॉरी, जब प्राइस गिरती है तो डिमांड बढ़ती है, और एमयू अगर प्राइस से कम है तो फिर आप नुकसान कर रहे हो अपना, क्योंकि आपके 10 रुपए की वैल्यू तो 10 रुपए है, आप उसके बदले में जो प्रोडक्ट ले रहे हो उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू 9 ही रुपीज है। समझ में आ रहा है? तो अपना कंजम्पशन जितने भी यूनिट्स का कर रहे हो उससे कम करो। क्लियर है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? ये कहता है कि भैया जब दो प्रोडक्ट की अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी तब हम रुकेंगे। अगर किसी एक प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे? उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन ये हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी ना देख करके हम इसको प्राइस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ये एक्चुअली में एक्सप्लेनेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? लॉ ऑफ डिमांड के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज ये हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पर हम इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि देखो देखो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, या वो सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम। क्लियर है? दो कमोडिटी के केस में ये होता है आपका इक्विलिब्रियम, एमयू ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एमयू ऑफ वाई अपॉन पी वाई इक्वल्स टू एमयू ऑफ एम। वेरी गुड। आ रहा है समझ में? ठीक है? अगर ये स्थिति होगी तो क्या करोगे? एक ज्यादा कंज्यूम करेंगे। आ रहा है समझ में? और फिर उससे क्या होगा? एमयू एक्स की कम होने लग जाएगी, और फिर एक दिन आएगा जब क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा है और कंज्यूम करोगे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा, तो एमयू एफ एक्स क्या होगा? गिरेगा। गिरेगा तो एमयू वाई के बराबर हो जाएगा। मैं चाहता हूं सब लोग जवाब दें, नहीं बनता तो फिर पूछें। आ रहा है समझ में? अगर वाई ज्यादा है तो सेम बात है ना, मतलब अब उसी का उल्टा है। तो वाई ज्यादा कंज्यूम करेंगे, वाई ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वाई का एमयू गिरेगा, तो फिर वो किसके बराबर हो जाएगा? एमयू ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? इट शोज दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो देखो इसको एग्जाम में कैसे यूज करना है। या तो आपको लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये जो है ये क्या पढ़ा अभी अपन लोगों ने? ये पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड का लॉजिक। मतलब अगर आपसे क्यों पूछा जाए, क्यों, समझ में आ रहा है, तो उसका जवाब दोगे। वैसे इसका एक और जवाब है, इसके दो इफेक्ट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? लॉ ऑफ डिमांड, अगर आपसे सवाल हो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आप बोलो कि प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है, बढ़िया। लेकिन आपको बोले कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे ऑपरेट करता है, उसका तो आंसर ये है, लेकिन क्यों ऑपरेट करता है, ऐसा होता ही क्यों है कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है? तो उसके बड़े सारे फैक्टर, उनमें से एक ये भी। आ रहा है समझ? क्लियर है? जो भी अपन लोग पढ़ेंगे सबसे मेन है उसका क्या? इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये मैं एज ए फैक्टर ऑफ चेंज नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ डिमांड के
क्यों वर्क करता है? आ रहा है समझ? लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में रहा है? ज्यादा प्रोडक्ट क्यों बिकता है? क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले ज्यादा खरीदने लगते हैं अपनी यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या होता है, कुछ लोग जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर रहे थे, न्यू कंज्यूमर्स आ जाते हैं। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर जो है उसको ज्यादा यूसेज में लेने लग जाते हैं क्योंकि प्राइस गिर गई है। वेरी गुड, आ रहा है समझ में? तो ये रहेगी, समझ में आ रहा है? याद रखना रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड याद रखना कि एक्सप्लेनेशन क्या है। और अगर आपसे उसका रीजन आए, यानी वाई, WHY, अगर वाई का क्वेश्चन आए ना, तो वाई का मतलब होता है क्यों। समझ में आ रहा है? तो क्यों में आपको देने पड़ते हैं रीजंस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हैं वो रीजंस जिनके कारण क्या ऑपरेट करता है लॉ ऑफ डिमांड। आ रहा है समझ में? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्यों? ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से अपन लोग क्या वो करते हैं, इक्विलिब्रियम का पता लगाता है। समझ में आ रहा है? प्राइस गिरती है तो इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। तो जब तक और कंज्यूम नहीं करोगे तब तक वापस से इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। तो प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण। इसी में हमने दोनों पढ़े, लॉ ऑफ वो क्या, सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम और डबल कमोडिटी, ये मार्शल वाले ही। हाँ, ठूसो मारेंगे, 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आया नहीं? जबरदस्ती के डाउट है, एक एक करके नहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं सारे, हैं? ठीक है, तो अच्छा सीरियस मुंह बना के पूछ रहा है, फालतू डाउट है नाला है। ये समझ में आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की नहीं? बताओ, ये आया समझ में? क्या मीनिंग है इसका? देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? एज विल कंज्यूम मोर, मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्लाइन। और इक्विलिब्रियम कहां पर है? जहां पर कि क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस। तो प्राइस कम होने से डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्राइस कम होने से आपका प्राइस और मार्जिनल इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। समझ में? तो प्राइस का कम होने से कंज्यूमर का MU बढ़ जाता है, तो ही कैन कंज्यूम मोर। समझ में आ रहा है? इन दैट वे ही कैन जनरेट मोर टोटल सेटिस्फैक्शन। आ रहा है समझ में? इसीलिए वो ज्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि बेसिकली यूटिलिटी उसकी बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जब आपकी प्राइस गिरती है तो सब्स्टिट्यूट के प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग भी क्या हो जाते हैं, आपका प्रोडक्ट खरीदने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, डिमांड आपकी बढ़ जाती है। आ रहा है समझ? इनकम इफेक्ट, जब प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम में ही ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। दैट विल जनरेट यू एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, ये जो भी रीजन समझ में आ रहा है। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग जो कि अभी तक नहीं, ये नेक्स्ट वाला है, एडिशनल कंज्यूमर जो अभी तक अफोर्ड नहीं कर सकता था, उसके लिए ये फीजिबल लगने लगता है, तो वो क्या करता है, इसको खरीदने लग जाता है। समझ में आ रहा है? डिफरेंट यूजेस का क्या है, अगर एक कमोडिटी मान लो कि 2 यूज 4 यूज में आती है, समझ में आ रहा है, जब वो चीज महंगी होती है हम उसको 1 या 2 यूज में ही लेकर के आते हैं। मैंने क्या एग्जांपल दिया था क्लास में, इसका याद है क्या किसी को? इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। और क्या उसका डिटेलिंग क्या दी थी? वाह यार, यही मैं समझना चाह रहा था। याद है, मैंने बताया था ना, माइक्रोवेव और वो सब, अभी रसोई गैस सस्ती पड़ती है अपने को। समझ में आ रहा है? बाकी मतलब बहुत सारी चीजों से बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अपन उसको पेट्रोल से हाथ ताप सकते हैं। याद है, बताया था ना? लेकिन क्यों नहीं करते हैं? महंगा है। समझ में आ रही है बात? चीजों के हैं मल्टीपल यूजेस, पर हम उनकी प्राइसेस के हिसाब से उनको उस जगह पर यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? अगर कोई चीज सस्ती होगी तो उसके मल्टीपल यूज फिर उसमें यूज करने लग जाएंगे। इसीलिए क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करेगा कि प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसको ज्यादा यूजेस में लेने लग जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो ये वेरियस रीजंस हैं। पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना? तो वही इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए वो क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने की कोशिश करता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलाउ करता है जब प्राइस कम होती है कि वो और कंज्यूम कर पाए इक्विलिब्रियम रीच करने के लिए। आ रहा है समझ में? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा, जो सब्स्टिट्यूट वाले लोग हैं वो आपका प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे, प्राइस कम हुई तो इस चीज चीज को प्राइस बढ़ने पे भी लगा लेना। प्राइस बढ़ी तो आपके यहाँ से उठ करके लोग कहाँ चले जाएंगे, सब्स्टिट्यूट में। आ रहा है समझ में? फिर
है ना, ये पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल दे दिया ही रहता है बुक में। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या है? अफोर्ड करने लग जाते हैं, जब प्राइस कम होती है तो लोग अफोर्ड करने लग जाते हैं, इस कारण से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाती है। अरे सर, इसको बोलते हैं रियल इनकम बढ़ जाना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इनकम, इनकम इफेक्ट और जब अपन ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे तब इनकम बढ़ा था, इन दोनों में अंतर क्या है? जब अपन ने वो पढ़ा था ना, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, तब अपन बोल रहे थे कि अपने 10,000 इनकम अपनी 11 हो गई तो अपन ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तुम्हारी इनकम 10,000 है, समझ में आ रहा है? अब क्या हो रहा है, कमोडिटी की प्राइस कम हो रही, तो तुम इसको बोलोगे तुम्हारी रियल इनकम बढ़ गई। ये होता है इनकम इफेक्ट। तुमको पैसे 10,000 मिल रहे हैं, पर अब तुम उन 10,000 में ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पाओगे। दिस इज इनकम इफेक्ट। आ रहा है समझ? और जहां इनकम बढ़ रही है वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। याद रखना, इनको कंफ्यूज मत करना। ये अपन लोग पढ़ रहे हैं कहां पर, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। वो अपन कहां पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब जब डिमांड चेंज हो रही है। समझ में आ रही है भाई? क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलो, प्राइस इफेक्ट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सिंबॉलिकली प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो प्राइस के कारण जो डिमांड बढ़ती है वो एक्चुअली में किस कारण से बढ़ती है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण। और भी है, क्लियर है ना? एडिशनल कंज्यूमर्स आ जाते हैं, और एडिशनल कंज्यूमर क्यों आ जाते हैं? पहले जो लोग नहीं खरीद रहे थे वो लोग भी अब खरीदने लग जाते हैं प्राइस के कारण। हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि प्राइस कम होने के कारण डिमांड क्यों बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड क्यों कम हो जाती है। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है? मल्टीपल यूजेस में लग जाते हो, जैसे कि मिल्क, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो अगर सस्ते हो गए तो फिर मिठाई के लिए और कई सारे पकवान, घर में डिशेस भी उसी की बनने लग जाएंगी बहुत सारी। आ रहा है समझ में? इट ऑल डिपेंड्स। क्लियर है? अभी भी सस्ता ही है, इसी कारण से क्या होता है कि ज्यादातर चीजें हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो खाते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इसमें भी बहुत इकोनॉमिक्स है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बात का प्राइसिंग का कंट्रोल करके रखती है, अदरवाइज सबसे महंगा क्या हो, अनाज। हर कोई खाता है ना। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो। तो इन गुड्स की प्राइस अगर बढ़ती है तो इसके यूजेस रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, इन गुड्स की प्राइस अगर कम होती है तो इसके यूसेज में यूज होने लगते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट यूज में, है ना? ठीक है, क्लियर है? फिर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस सिंपल, वो जो सब चीजों को हमने अजम्पशन लेकर के रखा था कि तुम चुप बैठो क्योंकि तुम लॉ ऑफ डिमांड को बिगाड़ दोगे, तो वही सब एक्सेप्शन बन जाएंगे। समझ में रहे? जैसे ही उनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज हुआ और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो गड़बड़ा जाएगा, जैसे कि इनकम। समझ में आ रहा है? ठीक है, इनकम, अब हम इनकम की बात कर रहे हैं, इनकम इफेक्ट की नहीं, इनकम की। समझ में आ रहा है क्या हुआ? अगर मान लो प्राइस बढ़ी लेकिन इनकम भी बढ़ी, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? तो ऐसे ही सारी चीजें, एक्सपेक्टेशन अगर चेंज हो गई, ये सब चीजें एक्सेप्शन बन जाएंगी। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, कब कब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, कब कब लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा। तो कब कब नहीं करेगा, जब भी उसका एक भी अजम्पशन जो है वो बिगड़ेगा, तब तब क्या होगा, लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। छोड़ दें क्लास? हम्म, इंफीरियर पे काम नहीं करता, ठीक है ना? चलो ठीक है, अगली क्लास में, है ना? ठीक है, मुझे तुम लोग सही रिस्पॉन्सेज देना, है ना? टाइम खत्म होने के बाद फिर मैं और पढ़ा सकता हूँ, तुम्हारी कितनी दम है वो तुम पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है।